चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंगेज खान तक इन महान योद्धाओं ने अपनी खुराफाती रणनीतियों, असीम साहस और दृढ़ निश्चय के साथ इस दुनिया के बड़े हिस्सों पर राज किया। उन्होंने विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया और अनगिनत युद्ध जीते। इनमें से कुछ ग्रेट कॉन्करर्स ऐसे भी थे जिन्होंने लगभग आधी दुनिया पर राज किया, लेकिन वो जगह भी उनके लिए काफी नहीं थी। महान सिकंदर से लेकर अंतिम सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट तक इस वीडियो में हम इन महान विजेताओं के अंत के बारे में जानेंगे कि वे किस तरह से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी कि ग्रीस से लेकर अफगानिस्तान तक के हिस्से पर राज किया, लेकिन वह इससे भी खुश नहीं था, क्योंकि महान सिकंदर केवल एक चीज की परवाह करता था और वो है दुनिया को जीतना। उसने अपनी सेना को बिना किसी हार के डर के युद्ध में झोंक दिया, मानो कि वह अमर था। और जाहिर सी बात है कि 10 साल तक लगातार युद्ध जीतने के कारण वह अपनी हार के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन उसके सैनिक थक चुके थे और घर लौटना चाहते थे ताकि वे अपनी जीत का जश्न मना सके। लेकिन उनका राजा किसी दौलत या ऐशो आराम की परवाह नहीं करता था। उसे अपनी प्रजा पर शासन करने की बजाय दुनिया जीतने का ज्यादा उत्साह था। इसीलिए सिकंदर ने अपनी सेना का रुख भारत की तरफ कर लिया, जहां उसने सम्राट पोरस से युद्ध लड़ा और अपने कई सैनिक खो दिए। उसे खुद भी चोट लगी और उसका घोड़ा युद्ध में मारा गया, लेकिन सिकंदर ने अपने सैनिकों को युद्ध में धकेलना जारी रखा। झेलम नदी के पार एक और विशाल भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार थी, जबकि सिकंदर के सैनिक थके हुए और कमजोर थे। सैनिकों ने अपने सम्राट सिकंदर से घर वापसी की अपील की और अंततः वो सिकंदर जो किसी की नहीं सुनता था, आखिरकार उसे हार स्वीकार करनी पड़ी और यह उसके अंत की शुरुआत थी। अपनी शराब पीने की आदत की वजह से एक रात उसने हद से ज्यादा पी ली और गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके जनरलों ने जल्दी से इकट्ठा होकर अपने राजा से पूछा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य किसे मिलेगा। सिकंदर ने कहा, जो सबसे ताकतवर होगा। इससे उसके जनरलों के बीच लगभग 50 वर्षों तक चलने वाला युद्ध शुरू हो गया और मैसिडोनियन साम्राज्य टुकड़ों में बंट गए और इधर सिकंदर पैरालाइज हो गया और चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सिकंदर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसने उसे कोमा में डाल दिया। चंगेज खान, जिसे कि बीस्ट ऑफ द ईस्ट कहना गलत नहीं होगा, चंगेज खान ने सिकंदर से 2 गुनी जमीन जीती और पूरी दुनिया को अपनी तलवार के नीचे लाने का संकल्प लिया। अलेक्जेंडर की तरह उसने खुद को देवता या मसीहा नहीं माना। उसे पता था कि वह एक क्रूर तानाशाह है और उसने इसे खुलेआम घोषित किया। चंगेज खान का मानना था कि सबसे बड़ी खुशी अपने दुश्मन को बिखेरना है, उसे अपने सामने भागते हुए देखना है, उसके शहरों को राख में बदलते हुए देखना है और जो उन्हें प्यार करते हैं उन्हें रोते हुए देखना है। हालांकि चंगेज खान की मृत्यु के पीछे कई थ्योरीज हैं। रशीद उद्दीन लिखते हैं कि वह प्लेग का शिकार हो गया, जबकि मार्को पोलो, फेमस इटालियन ट्रैवलर, लिखते हैं कि उसकी पीठ पर तीर मारे गए थे और कुछ दिनों बाद घावों के चलते चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान मृत्यु का कारण अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जैसा कि अन्य कॉन्करर्स की मृत्यु है, क्योंकि इसे एक रहस्य रखा जाना था। मरते समय चंगेज खान ने अपने परिवार और फॉलोअर्स को निर्देश दिया कि उसकी मृत्यु को एक रहस्य रखा जाए, क्योंकि चंगेज खान की मृत्यु सबसे खराब समय पर हुई थी, जब मंगोल्स पश्चिमी शिया साम्राज्य पर अपने 20 साल लंबे युद्ध की विजय के बहुत करीब थे। मरने से ज्यादा महत्वपूर्ण चंगेज खान के लिए वह विजय थी। यहां तक कि चंगेज खान के मरने के बाद उनके शव ने भी कई जानें ली। चंगेज खान के फॉलोअर्स ने उसके अंतिम संस्कार की यात्रा के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार दिया, ताकि उसकी कब्र का स्थान एक रहस्य बना रहे। इसका मकसद यह था कि कोई भी उनकी कब्र का पता न लगा सके और उनके अवशेषों को शांति मिल सके। 18वीं शताब्दी में अगर कोई ग्रेटेस्ट कॉन्करर था तो वो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट को बीस्ट ऑफ द वेस्ट कहना गलत नहीं होगा। ये वो दौर था जब तलवारों और भालों की जगह बंदूकों और तोपों ने ले ली थी और नेपोलियन इस युद्ध कला में एक जीनियस थे। उनकी पर्सनैलिटी शायद बाकी महान विजेताओं से भी अधिक विचित्र थी। जहां सिकंदर ने खुद को एक देवता माना और चंगेज खान ने खुद को तानाशाह, वहीं नेपोलियन ने खुद को युद्ध का एक कलाकार माना। उनके लिए रणभूमि एक पेंटिंग थी और वह एक आर्टिस्ट थे जो इस आर्ट को बना रहे थे। उन्होंने यूरोप के हिस्सों में अपनी सेनाओं को जीत दिलाई। हालांकि दांव और भी ऊंचे हो गए, मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और युद्ध और भी खूनी होते गए। अंततः उन्हें 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार मिली और उन्हें ब्रिटिश सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया।
उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वह एक शहीद के रूप में मरें। इसके बजाय उन्हें एक सड़ते हुए बंगले में अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ नजरबंद कर दिया गया। जब उन्होंने एक डिनर पार्टी आयोजित की तो पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वे सैन्य पोशाक पहने और महिलाएं शाम के गाउन और गहनों में उपस्थित हों। वह महसूस करना चाहते थे कि वह अभी भी शासन कर रहे हैं। दुनिया से अलगाव और अकेलेपन ने उन पर गहरा असर डाला और अंततः 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो गई। और जहां बात आती है एंशिएंट इंडियन ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स की, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। एक प्रचलित कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और दिगंबर जैन मुनि बन गए। इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने वॉलंटरीली मृत्यु को अपनाया। जैन धर्म में यह एक धार्मिक प्रथा है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे भोजन और जल को छोड़कर अपने प्राण त्याग देता है। यह घटना लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और उनका देहांत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था, जहां आज भी उनकी याद में एक विशाल स्तंभ खड़ा है। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक की मृत्यु नेचुरली हुई थी। हालांकि इसके प्रति ठोस जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलती। उनका शासन भारत के इतिहास में शांति, धार्मिक और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। तो यह था 5 ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स का अंत। इनमें से कोई एक बीमारी के कारण मरा, एक तीर ने चंगेज खान को मार दिया, एक कलाकार कैद में मर गया, एक को नेचुरल डेथ मिली, जबकि एक ने भोजन और जल को त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि इन महान विजेताओं ने विभिन्न परिस्थितियों में इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन इनमें एक बात कॉमन थी, दे ऑल डाइड डिजायरिंग फॉर मोर।